हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली बार जो वीडियो हमने बनाया या पिछली बार जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो पेपर 1, 2 और 3 से थे। और उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे आंसर्स को हमने एक ही वीडियो में समेट दिया था। अब से हम ये करेंगे कि हर पेपर के अलग अलग 3 से 4 क्वेश्चन जो डेली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका अलग अलग वीडियो अपलोड किया करेंगे। इससे प्लेलिस्ट व्यवस्थित रहेगी और आपको दोहराने में भी आसानी होगी। इसके अलावा अब इन सारे क्वेश्चंस के जो पीडीएफ हैं, इन सारे आंसर्स के जो पीडीएफ हैं, इनके शॉर्ट नोट्स के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा इंट्रो में टाइम नहीं लूंगा मैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेपर 1 का 5वां प्रश्न है। प्रश्न कुछ ये है कि भारत के एक सामाजिक संस्कृति से होने वाले समाज के लाभों का वर्णन कीजिए। तो अब इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको परिचय में एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बता देनी है कि सामाजिक संस्कृति होती क्या है। तो सामाजिक संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट कल्चर। कॉम्पोजिट कल्चर उस कल्चर को कहते हैं जहां पर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं। तो आपको एक छोटा सा परिचय देना है कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संगम से निर्मित सांस्कृतिक संस्कृति सामाजिक संस्कृति कहलाती है। और उसके बाद आप ये प्रवाह में आगे आप लिखते चले जाएंगे कि भारत ऐसी ही संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत की सामाजिक संस्कृति को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महामानवीय सागर कहा है। तो आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहले तो आपको परिभाषा बतानी है कि विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के मिलने से जो संस्कृति बनती है वो होती है सामाजिक संस्कृति। भारत इसका उदाहरण है। उसके बाद जो दूसरा आपको कीवर्ड याद रखना है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का ये शब्द महामानवीय सागर, यानी मानवता का महासागर। तो आप 2 कीवर्ड्स याद रखेंगे, इससे एक बड़ी सुंदर सी इंट्रोडक्शन आपकी तैयार हो जाएगी, परिचय तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं हम उत्तर के अगले भाग पर। अब हम देखेंगे कि इस सामाजिक संस्कृति जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महामानवीय सागर कहा है, इसके कौन कौन से लाभ है। तो सबसे पहला लाभ है आपका सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। और यहां से आपका उत्तर का मुख्य भाग शुरू हो रहा है, क्योंकि परिचय में हमने एक संक्षिप्त परिभाषा दे दी, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। अब उत्तर के मुख्य भाग में सबसे पहला जो हेडिंग लिखेंगे हम लिखेंगे टॉलरेंस या सहिष्णुता। इस हेडिंग में आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं। पहला है सहिष्णुता जो कि हेडिंग है। दूसरा कीवर्ड है आपका सह अस्तित्व। ठीक है, अभी आपस में जुड़े कैसे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि सदियों से भारत जो है विभिन्न धर्मों, विश्वासों और जीवन शैलियों का संगम रहा है, जहां पर ये सभी विभिन्न धाराएं परस्पर सह अस्तित्व में रहती हैं, साथ साथ रहती हैं। ठीक है, तो अगर साथ साथ रहती हैं विभिन्न धाराएं तो उनमें सहिष्णुता एक दूसरे के लिए होगी होगी। तो इस सहिष्णुता और सह अस्तित्व दोनों आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। आपको अगर पहला टॉपिक याद आता है, पहली हेडिंग याद आती है टॉलरेंस या सहिष्णुता, तो आपको सह अस्तित्व अपने आप याद आ जाएगा। उसके बाद तो ठीक है, हमने पहला पॉइंट क्या देख लिया, सहिष्णुता, जिसमें हम क्या लिखेंगे कि विभिन्न धर्मों, विश्वासों और जीवन शैलियों का सदियों से सह अस्तित्व समाज में पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देता है। अब इसी में एक अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी वजह से एक ऐसे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी या बहुलतावादी समाज की नींव पड़ी है जहां संवाद और स्वीकृति को महत्व दिया जाता है, जो सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक है। तो हम भारतीय संस्कृति की एक सबसे अभिनव विशेषता क्या है, यहाँ केवल सहिष्णुता नहीं है बल्कि सद्भाव भी है। सिर्फ हम एक दूसरे को झेलते नहीं बल्कि एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। तो आपको इसमें ज्यादा नहीं करना, आप सहिष्णुता के इस हेडिंग के अंतर्गत 3 डिफरेंट कीवर्ड्स को, जैसे सहअस्तित्व, सहिष्णुता और बहुलतावादी समाज, उन तीनों कीवर्ड्स को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, आपका ये हेडिंग हो जाएगी। अब हम उत्तर के अगले भाग में बढ़ेंगे। अगला भाग क्या है? अगले भाग में हम बताएंगे कि इस समामेलन का, इस सह अस्तित्व और सहिष्णुता और इस पूरे संगम का एक प्रभाव और क्या पड़ा, वो पड़ा हमारे आर्ट और लिटरेचर पे, यानी कला और साहित्य पर। इससे क्या हुआ, हमारा कला और साहित्य बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ। जब विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग अपनी अपनी कला और साहित्य को लेकर आते हैं, तो स्पष्ट रूप से जिस देश में वो कला और साहित्य लेकर आते हैं वहां का कला और साहित्य समृद्ध होते हैं। आपको इस हेडिंग में यही लिख देना है कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के संलयन ने कला और साहित्य के अद्वितीय रूपों को जन्म दिया। अब इसमें क्या उदाहरण दे देंगे आप, भारतीय इस्लामी वास्तुकला, उर्दू भाषा का विकास, ठीक है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ये सभी हमारे कॉम्पोजिट कल्चर यानी सामाजिक संस्कृति के विभिन्न एक्सप्रेशंस या विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जो भारतीय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये है उस कॉम्पोजिट कल्चर का एक्सप्रेशन। दूसरा उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से उर्दू भाषा में
वर्ब्स जो होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो 99% जो क्रियाएं हैं वो संस्कृत की हैं, और शब्द जो है सब 75% वो संस्कृत के हैं। इसी तरह से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसमें भी आपको अलग अलग संस्कृतियों का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप कला और साहित्य में ये पॉइंट्स आप रख देंगे। तो आपको सिर्फ क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं? कला और साहित्य, भारत इस्लामी वास्तुकला, उर्दू और शास्त्रीय संगीत। इसको आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, आपका ये सब हेडिंग भी हो जाएगा। अब आगे आते हैं बौद्धिक विकास पर। तो किस तरह से कॉम्पोजिट कल्चर है, इसने हमारे बौद्धिक विकास को भी किस तरह से प्रभावित किया, हम इसको लिखेंगे इस सब हेडिंग के अंतर्गत। पहले में हमने सहिष्णुता लिखा, फिर लिखा हमने रिचनेस इन आर्ट एंड लिटरेचर, फिर तीसरा जो सब हेडिंग है उसमें हम लिखेंगे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यानी बौद्धिक विकास। तो इस कॉम्पोजिट कल्चर, इस सामासिक संस्कृति हमारे बौद्धिक विकास को किस तरह से प्रभावित किया? देखिए, सामासिक संस्कृति का प्रभाव क्या हुआ? जब विभिन्न दर्शन, विभिन्न संस्कृतियां मिली तो उनसे अलग अलग दर्शन आए, विभिन्न दार्शनिक परंपराएं एक हुई, जैसे वेदांत, सूफीवाद, बौद्ध धर्म। और इन सबके बीच जो निरंतर संवाद होता रहा, उसने एक जीवंत बौद्धिक वातावरण का निर्माण किया। तो बौद्धिक विकास में आप क्या याद रखेंगे? जीवंत बौद्धिक वातावरण का कीवर्ड। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिख देंगे, इस वैचारिक आदान प्रदान ने नवाचार और गहन दार्शनिक चिंतन को प्रोत्साहित किया है, और इससे क्या हुआ? ज्ञान की विभिन्न शाखाएं समृद्ध हुई। तो बौद्धिक विकास में आपको दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, जीवंत बौद्धिक वातावरण, नवाचार और गहन दार्शनिक चिंतन। अगर आपको याद रहता है तो आप आराम से इस सब हेडिंग के अंतर्गत 2-3 लाइंस बड़े आराम से लिख लेंगे। अब आता है अगला जो प्रभाव पड़ा, अगला जो लाभ है इस कॉम्पोजिट कल्चर का, वो क्या है? वो ये है रिजिलियंस यानी लचीलापन। हम बहुत रिजिड नहीं है अपनी मान्यताओं में, अपने विश्वासों में, दूसरों को अपनाने में, क्योंकि हम बहुत शुरुआत से ही हर तरह की संस्कृति को, सांस्कृतिक धारा को स्वयं में मिलाते चले आए और उसका स्वागत किया। तो इस तरह से हमारी जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा है, इसमें एक तरह का लचीलापन आया। इसमें आपको, इस लचीलेपन के टॉपिक में आपको, हेडिंग में आपको सिर्फ दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, वो है बाहरी प्रभावों को आत्मसात करना और दूसरा निरंतरता। अब इन कीवर्ड्स को थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में लिख देंगे एक एक लाइन में। वो क्या है कि भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता की प्रकृति ने इसे बाहरी प्रभावों को आत्मसात करने और समय के साथ विकसित होने में सक्षम बनाया है। यह अनुकूलनशीलता संस्कृति को स्थिर होने से रोकती है और इसे एक जीवंत और गतिशील बनाए रखती है, और इसे निरंतरता प्रदान करती है। तो इस तरह से हमने लचीलापन वाले हेडिंग में आत्मसात और निरंतरता, ये दो चीज़ें अगर हम याद रखते हैं तो बड़े आसानी से उसको एक एक लाइन में लिख के और उत्तर के अगले भाग पर मूव कर जाएंगे। अगला भाग क्या है? हमने मुख्य भाग पूरा का पूरा लिख लिया, अब है निष्कर्ष। तो अभी तक आपने जो चीज़ें ऊपर लिखी उसको एक थोड़ा सा भाषा बदल के आपको निष्कर्ष में लिख देना है। यही तरीका होता है निष्कर्ष को लिखने का। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए निष्कर्ष में कि इस प्रकार भारत की सामासिक संस्कृति केवल इसकी पहचान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, रचनात्मकता और सामाजिक लचीलेपन का एक शक्तिशाली स्रोत भी है। ठीक है, तो हमारी एकता कहाँ से आती है? इसी सामासिक संस्कृति से आती है। हम में जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट है, रचनात्मकता का एलिमेंट है, वो कहाँ से आता है? इसी सामासिक संस्कृति से आता है। तो इस तरह से निष्कर्ष में आपको लिख देना, केवल इसकी पहचान का प्रतीक नहीं है भारत की सामासिक संस्कृति, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता, रचनात्मकता और सामाजिक लचीलेपन का एक शक्तिशाली स्रोत भी है। इसके अलावा सहिष्णुता, समृद्धि और ग्रहणशीलता के लाभ ही हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय और सम्मानजनक स्थान दिलाते हैं। तो पहले कीवर्ड्स आपने क्या लिखा? केवल इसकी पहचान का प्रतीक नहीं है संस्कृति, बल्कि हमारे जितने भी दूसरे गुण हैं, जैसे एकता, रचनात्मकता और लचीलेपन का एक शक्तिशाली स्रोत है। दूसरा कीवर्ड आपको याद रखना है सहिष्णुता, समृद्धि और ग्रहणशीलता, और यही वो लाभ है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिलाते हैं और इसके लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। तो इस तरह से अगर आपने सिर्फ सिर्फ कीवर्ड्स को ही याद रख के उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इतना अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे, और आपको जो मार्क्स देगा एग्जामिनर, वो कम से कम 60-70% मार्क्स इस आंसर पे बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी का एक क्विक रिवीजन नोट्स आप देख लीजिए। आप एक बार इस क्विक रिवीजन नोट्स को पढ़िए, है ना, अपने दिमाग में उसको व्यवस्थित रूप से इंसर्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद इस वीडियो को रोकिए और उन सारे कीवर्ड्स को याद करके अलग से एक पेज पर लिखने की कोशिश करिए। पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद आप कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको कीवर्ड्स एज इट इज याद नहीं आते हैं तो आप वीडियो से देख के और फिर से उनको दिमाग में रिकॉल करते हुए उस पन्ने पर लिखें। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा साथ साथ, और आगे जब हम कीवर्ड्स का रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत तेजी से बड़े सिलेबस को कवर करने के योग्य हो जाएंगे।
तो ये क्विक रिवीजन नोट्स आप तुरंत अपने मन से पहले लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद अगर नहीं आपको पहली बार में ग्रास्प नहीं कर पा रहे तो उसको देख के आप वो सारे के सारे पॉइंट्स एक बार अपने क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म के रूप में अपने कागज पर लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक एक अखंड निरंतरता का प्रतीक है। विवेचना कीजिए कि भारत की जीवंत विरासत किस प्रकार अपनी वास्तुकला, प्रदर्शन कलाओं, उत्सवों तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से इस सांस्कृतिक निरंतरता को प्रतिबिंबित करती है। कुल मिला के अगर शॉर्ट में कहें, सरल शब्दों में कहें, तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार भारत की जीवंत विरासत हमारी सांस्कृतिक निरंतरता को प्रतिबिंबित करती है। तो इसमें भी वही अप्रोच रखना है। एक परिचय में एक बड़ा प्रभाव उत्पादक और इम्पैक्टफुल आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखते समय आपको सिर्फ 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहला है सांस्कृतिक निरंतरता या सिर्फ निरंतरता आप लिख लें, दूसरा है अनुकूलनशीलता और तीसरा है जीवंत विरासत। अब इनको वाक्यों के रूप में कैसे आप परिणत करेंगे, इसके लिए आप इस इंट्रोडक्शन को एक बार हम साथ में पढ़ के देखते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये तो हमें पता है, ये तो हम आंख बंद करके भी अगर भारतीय संस्कृति के बारे में कोई पूछेगा तो पहली लाइन तो बड़े आराम से लिख लेंगे कि सबसे प्राचीन और निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सांस्कृतिक निरंतरता और अनुकूलनशीलता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था पहले के क्वेश्चंस में कि ये अनुकूलनशील है, इसीलिए आज तक निरंतर है। जो भी संस्कृति या जो भी समाज अपने आप को आने वाले बदलावों के हिसाब से स्वयं को बदलता नहीं है, वो समाप्त हो जाता है, इट सीजेस टू एग्जिस्ट। लेकिन भारतीय संस्कृति बिल्कुल इसके उलट आज तक निरंतर क्यों है? क्योंकि इसने समय समय पर अपने आप को बदला है और यही बदलाव के अनुरूप अपने आप को बदलने की क्षमता इसकी अनुकूलनशीलता कही जाती है। और यही दो चीजें हैं जिसने समय के साथ भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। तो भारत की जीवंत विरासत, लिविंग हेरिटेज, इस निरंतरता का मूर्त प्रमाण है जो जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इस तरह से आप एक बड़ा शॉर्ट और इम्पैक्टफुल आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब उत्तर के अगले भाग में अगर चलें तो आपको यह बताना है कि भारत की जीवंत विरासत अपनी वास्तुकला, प्रदर्शन कलाओं, उत्सवों तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से किस तरह से इस सांस्कृतिक निरंतरता को प्रतिबिंबित करती है। तो सबसे पहले हम उठा लेंगे वास्तुकला। तो वास्तुकला में निरंतरता के तत्व आप कहां से ट्रेस करना शुरू करेंगे? आपको जाना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता तक। वहां से आप उठाएंगे नगर नियोजन, जो उस समय के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता को संसार की सबसे उन्नत सभ्यताओं की पंक्ति में सबसे आगे रखता है। तो उस वास्तुकला की हम बात कहां से उसको ट्रेस करेंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे। फिर वहां से निरंतरता आज भी हमारे शहरों की जो स्थापत्य की परंपरा है उसमें लगातार उसकी वही निरंतरता आज भी दिखाई देती है। यहां तक कि अगर हम मंदिर शैलियों की बात करें तो नागर, द्राविड़ और बेसर शैलियों से विकसित हमारी मंदिर वास्तुकला की जो परंपरा है वो आज भी उसी तरह से चली आ रही है। आज भी मंदिर आप इन्हीं शैलियों के बने हुए देखेंगे आप। जैसे अयोध्या का मंदिर आप देखें, नागर शैली में बना हुआ है। तो मंदिर वास्तुकला में हम द्रविड़, नागर और बेसर जैसी प्राचीन मंदिर शैलियों की निरंतरता को देख सकते हैं। उसी तरह से मुगल और औपनिवेशिक स्थापत्य के तत्व हमारी आधुनिक इमारतों में दिखते हैं और ये चीजें बताती हैं कि आज भी जो हमारी इस संस्कृति का जो वास्तुकला का तथ्य है, वास्तुकला का जो एलिमेंट है या हमारी स्थापत्य कला है, वो कितनी निरंतर रही है प्राचीन काल से लेकर आज तक। अब चलते हैं अगर प्रदर्शन कलाओं की बात करें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियां और लोक संगीत नृत्य रूप भारतीय समाज के जीवन से जुड़ी परंपराएं हैं जिनमें पुराणों, रामायण, महाभारत जैसी कथाओं की झलक अब भी मिलती है। आज भी हमारे जितने भी लोक नृत्य हैं उनमें आपको पौराणिक कहानियां ही दर्शाई जाती हैं। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियां ही आपको उनकी नृत्य रूप में अभिव्यक्तियां मिलेंगी, संगीत रूप में अभिव्यक्तियां मिलेंगी। तो इस तरह से हमारी प्रदर्शन कलाएं भी उसी निरंतरता को दर्शाती हैं। तो आपने पहले सब हेडिंग में क्या लिख दिया? वास्तुकला। इसमें आपने क्या चीजें याद रखी कीवर्ड्स के तौर पर? सिंधु सभ्यता, नागर, द्रविड़ और बेसर। आप इन 3 कीवर्ड से आप पूरी की पूरी वास्तुकला के बारे में 3-4 लाइन से बड़े आराम से लिख लेंगे। फिर प्रदर्शन कलाओं में हमने क्या देखा? शास्त्रीय नृत्य और लोक संगीत। इसके अलावा इनमें जो कंटेंट होता था, इनमें जो सामग्री होती थी, उनके तौर पर हम याद रखेंगे पुराण, महाभारत और रामायण।
तो इन 3 कीवर्ड से आपको याद आ जाएगा कि प्रदर्शन कलाओं यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले टॉपिक में क्या-क्या लिखना है, बड़े आराम से लिख लेंगे। अब चलते हैं उत्सव। उत्सव धर्मतः हम भारतीयों की एक विशेष पहचान है। संसार में इतने उत्सव कहीं हैं ही नहीं जितने हम भारतीयों ने बनाए हुए हैं। हमारे आप सोचिए ना कि छठ पूजा भी हुई, और दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म होगा जहाँ पर डूबते सूर्य की पूजा की जाती होगी। सोचिए हमारी सर्वसमावेशी संस्कृति का कितना अप्रतिम उदाहरण है कि हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं, यानी हम अपने उत्सवों, अपने अनुष्ठानों के माध्यम से प्रकृति के कण कण के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। तो ये उत्सव धर्मिता हमारे परंपरा का कितना बड़ा एक मूलभूत विशेषता है, ये आपको इस सब हेडिंग में लिखनी है। उत्सव, भारत के त्योहार, इसमें 2 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। भारत के त्योहार, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी या पोंगल, इनके बारे में आप ज़्यादा नहीं लिखें, सिर्फ उनका नाम लिख दीजिए। भारत के त्योहार प्रकृति, कृषि और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े हैं। आपको ये बताना है कि हम हर चीज़ से रिलेटेड एक त्योहार मनाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हों, कृषि में अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग त्यौहार उनसे जुड़े हुए हैं, सूर्य की गतियों के त्यौहार हैं, हर तरह के त्यौहार हमारे पास हैं। तो हम अपने पूरे अस्तित्व, पूरे ब्रह्मांड और पूरे प्रकृति के अस्तित्व को हम चेरिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारी उत्सव धर्मिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसी उत्सव के उसमें आप लिख देंगे। आपको कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं? भारत के त्योहार प्रकृति, कृषि और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े हैं। ये लोक और धर्म दोनों के संगम को दर्शाते हैं और सामुदायिक एकता की भावना को पोषित करते हैं। तो आपको उत्सव वाला भी आपके हेडिंग में ये चीजें लिख देंगे। उसके बाद आएंगे आप पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां। तो जिस तरह से उत्सव हमारे सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाते हैं, उसी तरह से हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां भी हमारी सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती हैं। किस तरह से हमने प्राचीन काल से लेकर अभी तक वो सारे के सारे आयुर्वेद के हमारे जितना ज्ञान है वो आज भी निरंतर है। आज भी अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं या जो हमसे पिछली जनरेशन के लोग हैं, अभी भी उन्हें एलोपैथी और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से कहीं ज़्यादा हमारे ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति रही, हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद, उस पर ज़्यादा भरोसा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से आयुर्वेद, योग, ध्यान, इस तरह की चीज़ें जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा रही हैं, वो दिखा रहा है कि हमारा ये जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां, वो कितनी समृद्ध हैं और आज भी लगातार निरंतर हम इन्हें देखते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों वाले टॉपिक में हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? आयुर्वेद, योग, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और हस्तशिल्प जैसी परंपराएं आज भी भारत के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। आधुनिक विज्ञान और वैश्वीकरण के बावजूद ये प्रथाएं न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि विश्व स्तर पर स्वीकार्य हो रही हैं। तो आपको पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों वाले इस टॉपिक में आपको ये चीज़ें लिख देनी है। आयुर्वेद, योग, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, ये आपको हेडिंग्स, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। बड़े आराम से इस सब हेडिंग में भी आप 2-3 लाइन्स बड़े आराम से लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में अभी तक जो आपने चीज़ें लिखी उसी को थोड़े से सरल शब्दों में, थोड़े से अन्य शब्दों में लिख देंगे। आपको थोड़ा सा तरीका बदल के लिख देंगे। इसमें आपको क्या कहना है कि इस प्रकार भारतीय संस्कृति की आत्मा उसके सतत प्रवाह और जीवंत परंपराओं में निहित है। महात्मा गांधी के अनुसार, अब इसमें आपको सिर्फ याद रखना है सतत प्रवाह और जीवंत परंपराओं में भारतीय संस्कृति की आत्मा निहित है। और दूसरा कीवर्ड आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जब आप कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था संस्कृति के बारे में। उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है। इस तरह से देखा जाए तो हम भारतीयों में इसी आंतरिक और अमूर्त बसावट ने भारतीय संस्कृति की धरोहर को सदैव जीवंत बनाए रखा और इसी तरह आगे भी बनाए रखेगी। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न और इसका उत्तर भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब क्विक रिवीजन नोट्स आप देखिए और उत्तर के मुख्य भाग में आपको जो 4 ये सब हेडिंग्स हैं, आप पहले तो इनको अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिए आंख बंद करके। उसके बाद आप इनको पेपर पे नोट करते जाइए शॉर्ट कीवर्ड्स को, और उसके आगे जो जो कीवर्ड्स आपको याद है उनको आप लिखते चले जाइए साथ में। आप देखिए सबसे पहले कि आपको कितनी चीज़ें याद आती हैं। अगर याद नहीं आता है तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी अपने आप सिंक होना शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करते करते आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे। फिलहाल इस क्विक रिवीजन नोट्स को देखिए, अपने दिमाग में एक उत्तर का एक खाका बनाइए और उस खाके को एज इट इज़ कागज़ पर उतार दीजिए। ठीक है? तो इस तरह से आपका शॉर्ट कीवर्ड्स के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपका हर प्रश्न और उसका उत्तर तैयार होता चला जाएगा। बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन भी बहुत फास्ट होगा।
चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय कला और संस्कृति ने राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है? उपयुक्त उदाहरणों से विवेचना कीजिए। तो इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको बताना है कि भारत की कला एवं संस्कृति ने सदैव राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को दिशा दी है। ये 3 कीवर्ड्स आप याद रखिए, आपका एक बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। अगर इस तरह के आप शब्द लिख सकते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत अच्छा होगा, और आपको जो मार्किंग है वो अबव एवरेज मार्किंग होगी। कम से कम 60 to 70% मार्क्स आपको कंफर्म है कि इस तरह के अगर आपने इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद उत्तर का जो ढांचा है उसको एज इट इज़ आपने उतार दिया, तो आप ये मान के चले कि आपको बाकियों से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लिख देंगे यहाँ पर कि भारत की कला और संस्कृति ने सदैव राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को दिशा प्रदान की है। यह प्रभाव प्राचीन काल से वर्तमान तक निरंतर विकसित होता रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछा है? भारतीय कला संस्कृति ने राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस उत्तर के 3 जो मुख्य भाग है उत्तर का, उसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला आप बताएंगे कि राजनीतिक प्रभाव किस तरह से पड़ा, फिर दूसरा बताएंगे सामाजिक प्रभाव, फिर तीसरा बताएंगे कि कला और संस्कृति ने आध्यात्मिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा कला और संस्कृति का। तो अगर हम प्राचीन काल में देखें तो सबसे पहले हमें सिंधु सभ्यता की नगर योजना के बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि किस तरह से सिंधु सभ्यता की नगर योजना और कलात्मक निर्माण उन्नत प्रशासन का संकेत देते हैं। उसके बाद आपको मौर्य काल में अशोक के शिलालेख बताने हैं। शिलालेख का एक कीवर्ड आप याद रखिएगा कि जब शिलालेख क्या काम करते थे अशोक के लिए, वो राज्य की नीति को जन जन तक पहुंचाकर राजनीतिक स्थिरता को मजबूती देते थे और राजा को जनता से जोड़ने का कार्य करते थे। तो आपको, अगर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा सिंधु सभ्यता की नगर योजना, तो उसको आप हटा सकते हैं। आप सीधे मौर्य काल में आइए। प्राचीन काल में बताइए कि मौर्य काल में अशोक के शिलालेख किस प्रकार भारत के, उस समय के भारत के राजनीतिक विकास को प्रभावित करते थे। किस तरह से किया कि उन्होंने एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की इन शिलालेखों ने। तो इस तरह से आप मध्यकाल में विशाल मंदिरों और किलों की बात करेंगे। इसके बाद आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसकी बात करेंगे कि किस तरह से इसने सत्ता की महिमा तथा सांस्कृतिक प्रभुत्व को स्थापित किया। और साथ ही लोक साहित्य ने शासकों के प्रति किस प्रकार जन समर्थन को बढ़ाया। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे, इसके जरिए राजनीतिक विकास पर कला और संस्कृति का प्रभाव देखने को हमें मध्यकाल में मिलता है। अब इसके बाद आधुनिक काल में राष्ट्रवादी चित्रकला, साहित्य और राष्ट्रीय प्रतीकों ने हमको हमने अभी तक आधुनिक इतिहास में पढ़ा है कि किस तरह से अमार सुनार बांग्ला और उस समय गीत वंदे मातरम था, वो किस तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध का ही प्रतीक बन गया। इसके अलावा अगर जयशंकर प्रसाद का वो जो कविता है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस तरह से उस समय के साहित्य ने किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लोगों को प्रेरित किया, इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद अगली हेडिंग में हम बताएंगे कि सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें हम सबसे पहले प्राचीन काल से शुरुआत करेंगे, बाकी ऊपर की हेडिंग्स की तरह, कि प्राचीन काल में नृत्य, संगीत, उत्सव और शिल्प कलाओं ने सामूहिक तथा सामाजिक संरचना को सुदृढ़ किया। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मध्यकाल में। मध्यकाल में हम दिखाएंगे कि भक्ति और सूफी आंदोलनों ने जातिगत विभाजन को चुनौती देकर सामाजिक समानता और सद्भाव का संदेश फैलाया। तो प्राचीन काल में हमने नृत्य, संगीत, उत्सव, शिल्प कलाओं के बारे में बताया। मध्यकाल में भक्ति, सूफी आंदोलन, जातिगत विभाजन को चुनौती, ये सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हुए हमने डिटेलिंग की। उसके बाद हम बता देंगे कि लोक कलाओं ने उसके बाद हम बता देंगे कि लोक कलाओं ने विविध समुदायों को सांस्कृतिक धागे से जोड़े रखा। अब आप आते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में क्या हुआ, किस तरह से कला और संस्कृति ने सामाजिक विकास को प्रभावित किया? पुनर्जागरण साहित्य द्वारा। आप अगर इंडियन रेनेसा या भारतीय पुनर्जागरण को देखेंगे, सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण को देखेंगे, तो उस समय विविध समाज सुधारकों द्वारा अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया, समाज को बेहतर समाज बनाने की दिशा में कार्य किया। ये चीजें आप लिख देंगे। पुनर्जागरण साहित्य, रंगमंच और इसके बाद सिनेमा, इन तीनों का आप नाम ले लेंगे। आधुनिक काल में किस तरह से इन्होंने कुरीतियों के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया। तो आधुनिक काल में आप पुनर्जागरण साहित्य, रंगमंच और सिनेमा, इन तीनों का नाम आप ले लेंगे और बड़े आराम से आप लिख देंगे किस तरह से इन्होंने
कुरीतियों का उन्मूलन किया और सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया। अब आते हैं आध्यात्मिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आध्यात्मिक विकास में आप कीवर्ड्स याद रखिए, प्राचीन काल की वेद उपनिषद परंपराओं, योग और ध्यान ने भारतीय जीवन में आत्मज्ञान और धर्मनिष्ठा को केंद्रीय स्थान दिया। आपको इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपके प्रतिदिन के जीवन की चीज़ें हैं, अंग हैं, सब आप ये सब बड़े आराम से लिख लेंगे। सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद रखना है कि प्राचीन काल की वेद उपनिषद परंपराओं, योग और ध्यान, ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे तो एक लाइन आप बड़े आराम से लिख लेंगे। अगली जो मध्यकाल में आप दिखाएंगे आध्यात्मिक विकास पर क्या प्रभाव डाला, तो कबीर, नानक, मीरा तथा सूफी संतों की भक्ति परंपरा ने सरल और भावात्मक आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत किया, ये मध्यकाल का बता देंगे। आधुनिक काल में आप नाम ले लेंगे विवेकानंद का, कि किस तरह से उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। ये हम सभी बड़े अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से 1893 में जाकर उन्होंने शिकागो की धर्म महासभा में भारत का परचम बुलंद किया, यहाँ के धर्म और आध्यात्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद आप वसुधैव कुटुंबकम का कीवर्ड्स अगर आप याद रखेंगे तो बड़े आराम से आप ये बता सकेंगे विवेकानंद और वसुधैव कुटुंबकम का ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये आप आधुनिक काल में बता देंगे। अब आते हैं निष्कर्ष में। इस प्रकार भारतीय कला और संस्कृति ने प्राचीन से आधुनिक काल तक राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक उत्थान को सतत रूप से दिशा दी है। यही भारत की शाश्वत पहचान और शक्ति का आधार है। तो इस तरह से निष्कर्ष में हमने ऊपर जो चीजें लिखी उसी को संक्षेप में हमने निष्कर्ष में डाल दिया कि राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक उत्थान, ये तीनों शब्द अगर आप लिख सकते हैं तो आपका उत्तर इतना बेहतरीन होगा कि एग्जामिनर न चाहते हुए भी आपको मजबूर हो जाएगा कम से कम 70 to 75% मार्क्स देने के लिए। इस तरह से अगर आप एक बार इस क्विक रिवीजन नोट्स को पॉज करके, अभी मेरा वीडियो पॉज करिए, इस क्विक रिवीजन नोट्स को देखिए, आपको पूरे उत्तर का ढांचा समझ में आ जाएगा कि आपको परिचय, उसके बाद उत्तर के मुख्य भाग में राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के सब हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उसके बाद निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। राजनीतिक विकास में सब में आपको तीनों कालों का दिखाना है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ठीक है, राजनीतिक विकास में आप प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, आपको मौर्य काल याद रखना है। मान लीजिए यहाँ से मैं सिंधु घाटी सभ्यता हटा देता हूँ, आप इसको याद नहीं रख सकते क्योंकि इसका कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको, तो आप इसको हटा दें। आप यहाँ पर प्राचीन काल में आप मौर्य काल के बारे में लिखेंगे, शिलालेख वाला। उसके बाद आप गुप्त काल में कला संरक्षण, किस तरह से सत्ता को वैधता प्रदान की, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे आप। फिर मध्यकाल में चले आएंगे, मंदिर, किले, इस्लामी स्थापत्य, ताज कुतुब, लोक साहित्य, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं बड़े आराम से अगर ये आपको कीवर्ड्स याद रहते हैं तो। आधुनिक काल में राष्ट्रवादी साहित्य, चित्रकला, राष्ट्रीय प्रतीक। इसी तरह से ये सारे कीवर्ड्स आपको, आप अभी पॉज करिए और एक बार 1-2 मिनट देख के उनको याद करने की कोशिश करके एक सिस्टमेटिक वे में इनको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, सिर्फ इन कीवर्ड्स को। अगर आप 80% या 70% भी इन कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं तो ये बात मान के चलिए कि जब आप इनको उत्तर में परिणत कर रहे होंगे, इन कीवर्ड्स के जरिए आप पूरा सेंटेंस बना रहे होंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने 3 प्रश्न कवर कर लिए, इनके उत्तरों को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 के 3 प्रश्न करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे और इस तरह से साथ में तैयार करते हुए चलेंगे, ताकि अलग से आपको बैठ के रिवीजन और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और एक नेचुरल फ्लो में आपकी चीज़ें तैयार होती चली जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।